वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, और हम पढ़ रहे हैं द चैप्टर ऑफ क्लास 9 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, और ये इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर का ही तीसरा लेक्चर है। हम ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देख लिए हो। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या आज? वेल, आप लोगों को अगर याद हो तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जो स्टडी किया है वो ये है कि मैटर की एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं, वाइस वर्सा गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस हम फॉर्म कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं और वापस गैसियस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमने अभी तक पिछले 2 लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में स्टडी किया है कैसे कि एक सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। और लेक्चर नंबर 5 में जो हमने डिस्कस किया था हाउ वी कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू अ गैस बाय द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग। तो आज हम इस डिस्कशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम आज स्टडी करेंगे कैसे हम एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। सो आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लर्निंग विद मी। सो लेट अस बिगिन। सो पहले जल्दी से एक रीकैप कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स का, सो दैट कि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो हमने स्टडी किया कि हम मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें चेंज करने पड़ेंगे उनकी गवर्निंग प्रॉपर्टीज। तो वो गवर्निंग प्रॉपर्टीज हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी की थी कि किसी भी मैटर की स्टेट को गवर्न करने वाली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक, कि मैटर के पार्टिकल्स कैसे हैं, क्या वो आपस में बहुत पास पास में है वो सॉलिड होंगे, अगर थोड़ी दूर दूर है तो वो लिक्विड होंगे, और बहुत दूर दूर है तो वो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर होगी। फिर हमने स्टडी किया कि कैसे जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है मैटर की स्टेट। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मैटर होगा सॉलिड, अगर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मैटर होगा एक लिक्विड, और ना के बराबर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है मैटर के पार्टिकल्स में देन इट इज गोइंग टू बी अ गैस। सिमिलरली एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो दैट विल बी अ गैस, थोड़ी कम होगी तो इट विल बी अ लिक्विड, और बहुत ही कम होगी देन इट इज गोइंग टू बी अ सॉलिड, राइट। अब हमें करना है मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वेल, हमें एक चेंज लानी पड़ेगी इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम स्ट्रेंथ को ऑल्टर कर सके तो हम मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, और अगर प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ तो वेल दिस विल बी द स्टेट ऑफ मैटर दैट विल बी चेंजिंग। अब हम स्ट्रेंथ को कैसे चेंज करें? स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी चेंज्ड बाय वन, changing the temperature, and the second, changing the pressure. जल्दी से इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर वाला एक्सपेरिमेंट रिवाइज कर लेते हैं जो कि हम पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। हमने स्टडी किया कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमने आइस ली, साथ में हमने एक थर्मामीटर रख दिया सो दैट कि हम टेम्परेचर चेंजेस को मेजर कर सकें। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम नीचे से बंसन बर्नर को ऑन करते हैं, आइस को हीट करना शुरू करते हैं, तो टेम्परेचर में राइज आना शुरू हो जाता है। वो क्यों आता है? हम अब अंडरस्टैंड करते हैं कि आइस के जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से। हीट एनर्जी के सप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। मगर कुछ देर के बाद दैट इज जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, उस टाइम पे आइस का जो टेम्परेचर था वेल वो चेंज होना बंद हो जाता है,
और उसकी जगह पे क्या होना शुरू हो जाता है, वेल आइस मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म करना शुरू कर देती है। थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जब आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता। थ्रू आउट द conversion of ice into water, the temperature remains constant. This temperature is called as the melting point and the process is called as melting or fusion. और इस process में जब ice melt होके liquid water form कर रही है, उस टाइम पे ये जो heat है वो क्या काम कर रही है, वो interparticle forces of attraction को कम करने का काम कर रही है। नेक्स्ट हमने देखा कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को आगे फर्दर कंटिन्यू किया, लिक्विड वाटर को हीट करना शुरू किया। तो अगेन लिक्विड वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हुई, बढ़ती गई जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं आ गया। और 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आते ही क्या हुआ, अगेन टेम्परेचर में चेंज होना बंद हो गया और क्या हुआ, वेल लिक्विड वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहा जब तक सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो गया। तो ये टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हुआ, उस टेम्परेचर को हमने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट, और प्रोसेस को हमने क्या बोला, बॉइलिंग। तो पहले जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ गया वहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़नी बंद हो गई, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीज होना शुरू हो गया और लिक्विड वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने इससे आगे अपनी कहानी को बढ़ाना है। तो अब हम जो पढ़ चुके हैं वो क्या है कि हमारे पास एक सॉलिड था, सॉलिड को जब हमने हीट किया तो उसने फॉर्म किया लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। और जब लिक्विड होता है तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग इनटू अ गैस। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन और इट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। और हम आज के इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, कैसे हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। और नेक्स्ट लेक्चर भी बता देती हूँ कि उसमें हम क्या पढ़ेंगे। व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज कि कैसे हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर टू लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो अगर हम पिछले वाले एक्सपेरिमेंट पे वापस जाएं जहां पे हमने लिक्विड वाटर को लिया था और लिक्विड वाटर को हमने हीट किया 0 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर था जब वो आइस मेल्ट करके वाटर फॉर्म की थी, राइट। तो उस 0 डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया और 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता रहा। वाटर के जो लिक्विड पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रही, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे आते ही वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अब डिक्रीज होनी शुरू हो गई और लिक्विड वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। उस प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया और जो हीट एनर्जी हमने सप्लाई की थी दैट वाज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। अब हम इस प्रोसेस का रिवर्स करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, अब जब ये गैस बन जाएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बर्नर था उसको बंद कर देंगे। जब बर्नर बंद करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, हीट एनर्जी सप्लाई होनी कम होगी, टेम्परेचर क्या होगा, वो फॉल करना शुरू कर देगा। टेम्परेचर फॉल करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो गैस है वो टेम्परेचर इतना फॉल कर जाएगा कि वो लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाएगा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ओके, so the process of changing a gas or vapor to a liquid by cooling is called as condensation, where a gas is going to be cooled enough so that कि वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। तो अब आप ये जानते हो कि गैस लिक्विड में कब कन्वर्ट होगी, बिल्कुल वही टेम्परेचर पे जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था। ओके, अगर गैस का टेम्परेचर सपोजिटली फॉर एग्जांपल हम वाटर वेपर की अगर बात करें तो वाटर वेपर बने थे और हम उसको और हीट करते गए और जो वाटर वेपर्स का टेम्परेचर था मान लेते हैं 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वापस वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो टेम्परेचर आएगा, ठीक है, उसके बाद से ये प्रोसेस शुरू होगा जब एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगी। अगेन वो टेम्परेचर तब तक मेंटेन रहेगा जब तक गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी।
राइट. सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि जो प्रोसेस है टू चेंज अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, एंड द गैस हैज टू बी कूल्ड इनफ so that we reach up to the point जहां पे वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सके. So when steam or water vapor this changes into water on cooling, we will be calling it as condensation of steam or the condensation of water vapor. अब आप लोगों ने इसे क्या अपने डेली लाइफ में कभी देखा है? बिल्कुल देखा है. अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं तो आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो. ठीक है. तो हमने एक पॉट लिया, पॉट के अंदर हमने चाय बनानी थी, हमने पानी को गर्म किया और पानी, और ये ऊपर से लिड बंद है, इसलिए ये जो स्टीम बनेगी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के वो बाहर नहीं जा पाएगी इनटू द एयर, वो स्टीम इसके अंदर ही रहेगी. और जैसे ही हमने इस पॉट को पैन पे से उतार के साइड पे रख दिया कि चलो अभी चाय बनाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो टेम्परेचर फॉल कर जाता है. टेम्परेचर फॉल करते ही हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी सारी ये वाटर की ड्रॉपलेट्स आ गई. तो अभी वाटर की ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई? हमने बाहर से तो ऑब्वियसली नहीं डाली थी, है ना. ये वही स्टीम थी जो कि वापस टेम्परेचर फॉल करने पे कंडेंस करके उसने वाटर फॉर्म कर लिया. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. अब होता क्या है यहाँ पे, अगेन उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि चेंज क्या आ रहा है, राइट. प्रॉपर्टीज में कैसे टेम्परेचर को कम करने पे चेंज आया. तो जब हमारे पास एक गैस या वेपर है, उसे हमने कूल करना शुरू किया बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के कम होने से क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी पार्टिकल्स की, बिकॉज वी नो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. तो टेम्परेचर तब कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम हो जाएगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम होगी तो पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे, और जैसे ही पार्टिकल्स धीरे मूव करना शुरू करेंगे उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी. सो अगर हम टेम्परेचर को और फर्दर लोअर करेंगे तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं पार्टिकल्स को और पास पास में ले आएंगी, और फाइनली एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जबकि अट्रैक्टिव फोर्सेस में इतनी कैपेबिलिटी होगी कि पार्टिकल्स को इतनी पास में लेके आ सके कि जो गैस है या वेपर है वो कंडेंस हो जाए, या मीनिंग कि गैस जो है या वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जैसे ही हम टेम्परेचर लोअर करेंगे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम होगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी. अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए अब पॉसिबल होगा कि पार्टिकल्स को एक दूसरे से पास में ला सके, और वेल उससे हो जाएगा गैस का कन्वर्जन इनटू अ लिक्विड. The process of changing a gas to a liquid by cooling is called as condensation. क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो वेपराइजेशन या बॉइलिंग का रिवर्स प्रोसेस है? बिल्कुल हाँ, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि लिक्विड से जब हम गैस फॉर्म करते हैं तो वह उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलते हैं, और अगर वापस हम गैस से लिक्विड फॉर्म करेंगे तो हम उसे कंडेंसेशन बोलेंगे, और इसमें जो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं वो सिमिलर हैं. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. हमें मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. अब अगर हमें स्टीम की कंडेंसेशन करनी हो तो हम देखते हैं कि कंडेंसेशन ऑफ स्टीम को भी हम 373 केल्विन पे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर सकते हैं. और उसमें हमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि जब वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से हमें स्टीम में कन्वर्ट करना होगा तो हमें एक हीट उसको सप्लाई करनी होगी, दैट इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, दैट इज 22.59 into 10⁵ जूल्स पर केजी. ठीक है. और जब हमें स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना होगा तो इतनी ही हीट बाहर रिलीज होगी. ठीक है. सो मीनिंग क्या है कि हम बॉइलिंग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें उसे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. वो एनर्जी कितनी होती है? इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर.
और अगर हमें एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो इतनी ही एनर्जी, दैट इज एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, उतनी एनर्जी हैज टू बी गिवन आउट. Okay, so that is why we can say that condensation is going to be the reverse of vaporization. जितनी एनर्जी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए, उतनी ही एनर्जी एक गैस रिलीज करती है टू गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द लिक्विड. एक बहुत इंपॉर्टेंट अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं इसी प्रोसेस की. ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो स्टीम होती है एट 100 डिग्री सेल्सियस, दिस कॉजेस मोर सिवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. इसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ठीक है, आई होप आप लोगों को याद है. बट हम अब दोनों प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं. हम ये भी पढ़ चुके हैं कैसे वाटर को हम वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं और वाटर वेपर को हम कैसे वाटर में वापस कन्वर्ट करते हैं. तो हम इसको आज एक बारी दोबारा से डिस्कस करते हैं सो दैट कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर हो. Okay, so we know now that condensation is reverse of boiling. When water at 100 degrees Celsius changes into steam at 100 degrees Celsius, heat equal to the latent heat of vaporization of water is going to be absorbed. तो जब हमने water को 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी थी. स्टीम के पास एनर्जी ज्यादा है क्योंकि उसके पास ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाली एनर्जी भी है जो कि वाटर के पास एट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है. और वो कितनी एनर्जी है, दैट इज 22.59 into 10⁵ जूल्स पर केजी. तो इतनी एनर्जी स्टीम के पास वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है क्योंकि वाटर को हमने इतनी एनर्जी दी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम. दोनों का टेम्परेचर सेम है 100 डिग्री सेल्सियस, बट स्टीम की एनर्जी वाटर से ज्यादा है. राइट. सिमिलरली जब हमारे पास स्टीम होगी एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसे जब हम कंडेंस करेंगे तो जितनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उतनी हीट विल बी गिवन आउट टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. राइट. So from this what we can infer is that steam at 100 degrees Celsius has more heat, which is equal to the heat of vaporization of water, than the boiling water at 100 degrees Celsius. तो जब ये steam body के साथ contact में आएगी, skin के साथ contact में आएगी, तो ये जब condense होगी और water form करेगी तो ये इतनी amount of heat देगी. ठीक है, तो जब steam at 100 degrees Celsius जिसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है वो हमारी स्किन को टच करेगी, कांटेक्ट में आएगी, तो वो इतनी हीट एनर्जी हमारी स्किन पे ट्रांसफर करेगी बाय कंडेंसिंग टू फॉर्म वाटर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी स्किन को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करेगी इन कंपैरिजन टू वाटर. वाटर जितनी हीट से हमारी स्किन को बर्न करेगा उससे ज्यादा बर्न स्टीम करेगा क्योंकि स्टीम के पास एनर्जी ज्यादा है. राइट. सो दिस विल बी देयरफॉर कॉजिंग मोर सिवियर बर्न्स देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हीट एनर्जी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वो हमारी स्किन को ज्यादा बर्न करेगी इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर. सो अब हम इस लेक्चर को वापस एक रीकैप कर सकते हैं जो कुछ अभी तक हमने इंटर कन्वर्जन में पढ़ा है. तो हम शुरू होते हैं ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ अगेन -5 डिग्री सेल्सियस. -5 डिग्री सेल्सियस से हमने आइस का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया. एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे अब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया. टेम्परेचर बिल्कुल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. वो जिस टेम्परेचर पे आया वो टेम्परेचर कौन सा था वाटर के केस में, वेल दैट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस. अब 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आगे फर्दर राइज नहीं कर रहा मगर आइस जो है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है और ये जो हीट यहाँ पे ऐड हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. राइट. अब
यहाँ पे सारे का सारा जितना भी आइस हमारे पास था दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। ठीक है, ये किसी भी सॉलिड लिक्विड केस में हो सकता है। हम वाटर का एग्जांपल इसलिए लेते हैं क्योंकि हम उसे डेली लाइफ में बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने अगेन फर्दर हीट ऐड करते गए और टेम्परेचर फिर से राइज करता गया। कब तक राइज करता गया? जब तक टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेल्सियस शो होगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे अगेन क्या होगा? अब आगे फर्दर फिर टेम्परेचर बढ़ना नहीं होगा, वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? अब लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होएगी और हीट ऐड हो रही है मगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा जब तक ये सारे का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और फिर उसके बाद अगेन जब सारी की सारी गैस में कन्वर्जन हो जाएगा देन दिस विल बी हैविंग अ गैस एट अ हायर टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें ये जो हीट ऐड हो रही है और टेम्परेचर में नहीं चेंज हो रहा, तो ये हीट क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो process of converting a solid into liquid at its melting point is called as melting, right? And the process of converting a liquid into gas at its boiling point is going to be called as vaporization or boiling. और फिर उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट पे ही गैस getting converted into liquid will be called as the condensation process। ठीक है, so gas getting converted into liquid। और अभी हमें पढ़ना वापस क्या रह गया है? liquid getting converted into solid which is called as freezing, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। That would be all for this lecture। I hope आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा और अब आप वेट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो सी यू अगेन। बट इन केस अभी आपको कोई भी डाउट रह गया हो, आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है h2ochemistry@gmail.com। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, click on the like link and share it with your friends। See you again. Have a nice day.